नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी लोगों का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए आइए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो हमने स्टार्ट किया था श्रृंखला, वो मध्यकालीन भारत की जो मैंने कहाँ पर कल क्लास जो मैंने एंड की थी, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमणकारी था, आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पहला अरबी आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसका कारण भी मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि ब्राह्मण वंश का जो वंश था वो किसके द्वारा चालू किया गया था, संस्थापक उसके कौन थे। ठीक है, तो चच थे, जो दाहिर सेन के पिताजी थे, वो थे ब्राह्मण वंश के संस्थापक। इसी के साथ में आगे चलते हैं, उसका कारण क्या था उस पर बात की जाती है कि क्या कारण था जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो एक हेडिंग लगा लेते हैं, अरबों का भारत पर आक्रमण के कारण। क्या कारण था? ठीक, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि क्या कारण था। तो क्या कारण था कि जैसा कि आपको जानते हैं, सिंध प्रांत में एक स्थित था बंदरगाह। सिंध प्रांत में स्थित कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह सिंध प्रांत में स्थित था, और उस बंदरगाह पर क्या किया गया था कि कुछ डाकुओं ने, कुछ लुटेरों ने खलीफा जो वालिद खलीफा थे, वालिद प्रथम, उनका कुछ बेशकीमती चीजों को लूट लिया गया था। ठीक है, तो कुछ लुटेरों के द्वारा कुछ लुटेरों के द्वारा खलीफा की बेशकीमती वस्तुओं व दासों को लूट लिया गया था। जब खलीफा ने राजा दाहिर सेन से उन्हें वापस करने के लिए कहा, तब दाहिर सेन ने मना कर दिया। मना कर दिया। जब दाहिर सेन ने मना कर दिया और कहा, बेटा क्या मैं लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, हम कैसे उनको वापस कर दें। और इसी चक्कर में क्या किया गया, तो वालिद खलीफा जो वालिद था, उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं वापस कर सकते हो, उसकी हर्जाना नहीं दे सकते हो, हर्जाना भी नहीं दे सकते हो, वापस भी नहीं कर सकते हो, तो फिर तैयार हो जाइए, आप आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए, अपने युद्ध करने के लिए। और दाहिर ने उसे निग्लेक्ट कर दिया कि क्या है, वो वहां से अरब से आकर के मेरे पे आक्रमण करेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी बेटा। तो दाहिर ने जब ये मना कर दिया और कोई सकारात्मक आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तो फिर वालिद ने किसे नियुक्त किया? वालिद ने नियुक्त किया किसे? अल हज्जाज को। तो अल हज्जाज को नियुक्त किया क्या, कि आप जाकर के भारत पर
सिंध प्रांत पर आक्रमण करिए। तो वालिद ने किसे नियुक्त किया है? अल हज्जाज को। अल हज्जाज को जब नियुक्त किया और उसने क्या किया कि जब ये बात, उसी के 17 वर्षीय एक भतीजा और दामाद था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ऐसा करिए कि आप क्यों परेशान होंगे, और हम इसके लिए हम ही सफिशियंट है, हम ही सफिशियंट है कि आप हमें एक बार आक्रमण करने के लिए मौका दीजिए, हम इस पर आक्रमण करेंगे, हम आपको उन सारी चीजों का हर्जाना वसूल करके वापस करेंगे। तो ठीक है, कही अल हज्जाज ने भी कह दिया ठीक है, आप जाकर के। उसने नियुक्त किसे किया गया था? अल हज्जाज को 711 में। और 712 में क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। और किसके द्वारा होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए अरब खलीफा, भारत पर आक्रमण करने के लिए करने के लिए अरब खलीफा वालिद प्रथम ने किसे नियुक्त किया? वालिद प्रथम ने अल हज्जाज को नियुक्त किया, पर अल हज्जाज ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। बेटा, अल हज्जाज ने आक्रमण नहीं किया। फिर आक्रमण किसने किया? तो उसी के भतीजा और दामाद था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया। ठीक है, अगला क्या होगा पॉइंट? किंतु भारत पर आक्रमण किसके द्वारा होता है? भारत पर आक्रमण 17 वर्षीय अल हज्जाज के दामाद व भतीजा अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम ने किया। आप काहे चचा टेंशन ले रहे हो? आप काहे परेशान हो रहे हो भाई? हम आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, आप हमें एक बार तो मौका दीजिए, हमें भी अपने पराक्रम का एक बार मौका दीजिए। इसी कारण क्या किया गया? अल हज्जाज नहीं आक्रमण करने जाता है। तेज तर्राक उस समय नौजवान लड़का था, मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की एज का था लगभग। उसने क्या किया? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। ठीक, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई? यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई? उसका क्या कारण रहा था? 3 बेड़ों को, 3 जहाजों को क्या किया गया था? वहां के लुटेरों ने लूट लिया था, और उसकी भरपाई करने के लिए जब बोला गया तो भरपाई के लिए मना कर दिया, हर्जाने के लिए भी मना कर दिया, और दंडित करने के लिए भी मना कर दिया। तब जाकर के वालिद ने अल हज्जाज को नियुक्त किया, कहा कि आप आक्रमण करिए। तो अल हज्जाज ने आकर के उसने अपने एक योग्य सेनापति, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, को भेजा भारत पर 712 ईस्वी में। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखो, इस युद्ध को नाम क्या दिया गया? नाम किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए कि क्या नाम दिया गया। तो इसे दिया गया
रावर का युद्ध या अलोर का युद्ध, इसे क्या कहा गया? रावर का युद्ध, इसी को कहा गया अलोर का युद्ध। रावर का युद्ध और इसे कहा गया अलोर का युद्ध। रावर का युद्ध क्यों कहा गया? कि सिंध प्रांत का जो किला था, सिंध प्रांत का जो बेटा किला था, उस किले का नाम था रावर का किला। तो सिंध प्रांत का किला, सिंध प्रांत का जो किला था उसी का नाम था रावर। तो रावर उसी का नाम था, इसी वजह इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? रावर का युद्ध। इसी युद्ध को कहा जाता अल्लोर का युद्ध। कि क्या कहा जाता? अल्लोर का युद्ध। तो अल्लोर क्या था? अल्लोर सिंध प्रांत की यानी कि दाहिर की क्या थी? राजधानी थी। तो ये क्या थी? सिंध प्रांत की राजधानी, सिंध प्रांत की राजधानी। अब दो चीजें यहां से समझ के आगे रहा कि सिंध प्रांत में कौन से किला था? तो रावर का किला था। और सिंध प्रांत की उस समय जब दाहिर शासन कर रहा था, वहां की राजधानी क्या थी? तो बेटा अल्लोर थी। तो अल्लोर की थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है इस युद्ध का? या तो कह लो रावर का युद्ध या कह लो अल्लोर का युद्ध। अब बात समझ में आई बेटा? उसके बाद में किनके बीच में होता है? तो सभी जानते हैं किनके बीच में होगा। तो देखो, एक तरफ होगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम। और एक तरफ क्या होगा मेरे बच्चे? क्या होगा? सिंध प्रांत का राजा, क्या था नाम उसका? राजा दाहिर सेन, राजा दाहिर सेन। और इसमें सभी जानते होंगे बच्चे, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, कि उस समय जीत किसकी होती है? तो जीत किसकी होगी? तो जीत होती है, विजय कौन रहता है? विजय रहेगा बेटा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने, कुछ जनजातियों ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी, हेल्प की थी। ठीक, बहुत सी ऐसी जनजातियां थी जो राजा दाहिर सेन से परेशान थी। उन्होंने क्या किया? उसकी कमियों को बताया और जाकर के मोहम्मद बिन कासिम का सपोर्ट किया, सहयोग किया। ठीक, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक, वो वाली कहानी थी बेटा। तो इस तरीके से वहां पर आक्रमण किया जाता है और सिंध प्रांत को जीत लिया जाता है। ठीक, मुल्तान को भी 712 में जीत लेता है ये। तो ये कहानी थी किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, अब बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम से एक चीज यहां पर नोट करके लिख लेना। एक घटना घटित होती है, कौन सी? कि मोहम्मद यानी राजा दाहिर सेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था रानी बाई। तो दाहिर सेन की पत्नी का नाम क्या था? रानी बाई। दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई, रानी बाई, रानी बाई ने क्या किया था? जौहर किया। रानी बाई ने क्या किया था? रानी बाई ने जौहर किया था। रानी बाई ने जौहर किया। ठीक, यहां बात आ गई। अब देखो, यहां से एक बात निकल के आती है कि भारत में जौहर प्रथा जो है, पहला साक्ष्य जो मिलता है मध्यकालीन काल में, तो यहीं से मिलता है। यानी कि भारत में पहला साक्ष्य जो है वो सिंध प्रांत में रानी बाई के द्वारा किया जाता है। तो भारत में पहला साक्ष्य जौहर करने का 712 ईस्वी में दाहिर की पत्नी रानी बाई,
से मिलता है। ठीक, रानी बाई, हाँ, पद्मावती ने भी किया था जहाँ जौहर, मगर यहाँ पर जो पहला साक्ष्य मिलेगा वो किसका मिलेगा? जौहर। जौहर जानते हो, आग जल जौहर भी होता है, अग्नि जौहर, ज्यादातर अग्नि जौहर ज्यादा माना जाता है, क्योंकि जब पता चल जाता है कि अब मेरे जो पति हैं, हस्बैंड है, वो क्या करेंगे, अब लड़ाई में मारे जा चुके हैं, मारे जाने की पूर्ण आशंका है, तब जाकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने सतीत्व को बचाने के लिए क्या करती हैं, तो आग में जल जाती हैं, यानी कि अपने बदन को खत्म कर लेना। ठीक, तो जौहर कहलाता है। ठीक, उसके बाद में केसरिया होता है। केसरिया होता है जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में किया जाता है, तब उसको कहा जाता है साका बेटा। केसरिया और केसरिया पुरुष लोग करते हैं, समझे, और उसके बाद में जो जौहर है स्त्रियां करती हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। दाहिर सेन की पत्नी ने सबसे पहला साक्ष्य जौहर किया था। ठीक, उसका नाम क्या था? रानी बाई था। रानी बाई था। ठीक, और ये जौहर कैसा था? अग्नि जौहर था। कैसा था? रानी बाई ने कौन सा जौहर किया था? समझे, अग्नि जौहर। जौहर, ठीक, ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखो अगली स्लाइड ले लेते हैं। क्या है कि अब हम ये सारी आपको रामायण जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारियां युद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी तथ्य हैं, इनको हम कहाँ से बता रहे हैं आपको? ये कहाँ पे लिखा है? ये सारी चीजें हुई, जौहर हुआ, या रानी बाई ने किया, या कब किया, 712 में किया, 711 में किया, किस कैसे, सब सारी जानकारियां कहाँ से मिलती हैं? तो युद्ध की जानकारियों के स्रोत क्या है? युद्ध की जानकारी के स्रोत। युद्ध की जानकारी के स्रोत क्या है? तो युद्ध की जानकारी के स्रोत बेटा क्या है? तो आपको बता दें कि एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था चचनामा ग्रंथ। ठीक, कौन सी पुस्तक है? चचनामा। चचनामा। अब यहाँ पर बात, ये पुस्तक पूछी जाती है, चचनामा पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर अरबी आक्रमणकारियों की जानकारी आपको मिलेगी, मोहम्मद बिन कासिम की मिलेगी आपको जानकारी। ठीक है, तो चचनामा पुस्तक जो लिखी गई है वो किस भाषा में, ये भी कंपटीशन में पूछा गया, अक्सर कर पूछा जाता है कि जो चचनामा जो पुस्तक थी वो किस किस भाषा में लिखी गई थी? तो उसकी भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी? ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज क्या थी? ये अरबी थी। क्या थी इसकी भाषा? क्या थी बेटा? अरबी थी। कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। अरबी भाषा में ये लिखी गई थी पुस्तक, और उस अरबी भाषा में लिखी गई थी, मगर किसके द्वारा लिखी गई थी? और बताते हैं किताबों में कि इसकी जानकारी आपको मिलेगी नहीं, किसी लेखक का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी लेखक का नाम नहीं मिलेगा। बताते हैं लोग किताबों में किसी अज्ञात सैनिक ने लिखी, जो मोहम्मद बिन कासिम के बेड़े में एक सैनिक था, उस सैनिक के द्वारा ये सारी घटनाएं लिखी गई थी चचनामा में। ठीक, तो इस लेखक का नाम क्या है? लेखक कौन है? ये अज्ञात है। ठीक, पता ही नहीं चला कि किसके द्वारा ये लिखी गई। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी प्रॉपर तरीके से। तो अब इस चचनामा ग्रंथ को कई लोगों ने, किसी ने फारसी में अनुवाद किया, किसी ने हिंदी में अनुवाद किया, किसी ने अंग्रेजी में किया है, किसी ने किस तरीके से अनुवाद किया। तो चचनामा पुस्तक की जो थी, चचनामा, इस चचनामा पुस्तक को जो कई लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो देखो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है पुस्तक, देखते हैं। सबसे पहले तो अरबी भाषा में लिखी गई थी, मगर पता नहीं था कि किसके द्वारा लिखी गई, मगर इसी अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। तो ये अनुवाद किया गया, तो अरबी भाषा में किसके द्वारा किया जाता है? तो अरबी भाषा में किया जाता है बेटा। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, लेखक था अली अहमद। कौन थे?
एक लेखक का नाम आता है अली अहमद। क्या नाम आता है? अली अहमद। अली अहमद ने कहा भैया अरबी भाषा में हम इसे अपना नाम दे देते हैं, अरबी भाषा में इसे अनुवादित कर देते हैं, तो अली ने किया था। उसके बाद में फारसी भाषा में किसी ने किया? फारसी भाषा में, फारसी भाषा में किसके द्वारा होता है? तो फारसी भाषा में किससे होता? अबू बक्र कूफी ने, अबू बक्र कूफी, कूफी के द्वारा किया गया, अबू बक्र कूफी के द्वारा ये किया गया था फारसी भाषा में। उसके बाद में अंग्रेजी भाषा में भी कोई किसी महात्मा ने किया था। किसने किया था? किस व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा में किया? तो अंग्रेजी भाषा में दाऊद पोटा ने किया था। किसने? अंग्रेजी भाषा में किसने किया था? अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लैंग्वेज में किसने किया था? तो थे दाऊद पोटा। ठीक, दाऊद पोटा ने किया था। दाऊद पोटा ने अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित किया। तो 3 लैंग्वेज। अब आपको नोट करके एक चीज रखना है कि अरबियों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, और अंग्रेजी का नाम है जो अरबियों की थी ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी थी? कि कारिक भाषा जो थी वो बेटा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। अधिकतर तुम्हें किताबें मिलेंगी फारसी भाषा में लिखे मिलेंगी, कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो अरबी भाषा में आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी है, या कह लो कि मुसलमानों के समय की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। ठीक, हाँ, मुसलमानों की, मध्यकाल में मुसलमानों की, ऐसे लिख लेते हैं तब सही रहेगा। मध्यकाल में मुसलमानों की आधिकारिक भाषा, मध्य काल में मुसलमानों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी। आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। ठीक, हाँ। इसी के साथ साथ में एक चीज और नोट करके लिख लेना कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र का भी अरबी किस भाषा में? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। कि मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र, सबसे ज्यादा अनुवादित होने वाली पुस्तक, विश्व रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा अनुवादित होने वाली पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र को अरबी भाषा में अनुवाद किया, करवाया, ऐसे लिख किया नहीं, करवाया, करवाया। ठीक, और उस पुस्तक का नाम जो है, उस पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कुछ? चलो मैं ही बता देता हूँ, उस पुस्तक का नाम है कलील ला व दिमना। कलील व दिमना, इस नाम से करवाया था। ठीक, इस नाम से करवाया था। तो ये थी यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से कुछ जानकारियां। उसके बाद में
मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया, उसमें कुछ उसने बदलाव किए, कुछ चेंजमेंट किए, कुछ कार्य किए। उन कार्यों पर बेटा और एक बार चर्चा की जाती है, चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुर्क के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा कि कार्य मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए कार्य, कौन कौन से कार्य थे, ठीक। दो चार कार्यों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहला कार्य क्या था कि जजिया कर सबसे पहले लगाने वाला जो शासक था या मुसलमान था, जो भी कह लीजिए, सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर जजिया कर गाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम। और इसने ये जो जजिया कर वो कहाँ लगाया था सबसे पहले, ठीक। तो कहाँ लगाता है? तो सिंध प्रांत पर। कहाँ लगाएगा? याद रखना, कहाँ लगाएगा? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में जजिया कर सबसे पहले लगाएगा। तो सिंध प्रांत में सबसे पहले जब इसने जजिया कर लगाया, लगाने के बाद में बेटा फिर इसने अपने कुछ लोगों को जजिया कर से बाहर रखा। ये धार्मिक टैक्स हुआ करता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदुओं से वसूला जाता था। इसका एक उद्देश्य ये भी रहता था कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को मुसलमान में, इस्लाम में कन्वर्ट करवाना, ये भी होता था, ठीक। तो किन से नहीं लेता था? जजिया कर नहीं लेता था, जजिया कर नहीं लेता था। लेता किससे? तो एक तो हो गया ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से। फिर क्या नहीं लेता था? विधवाओं से नहीं लेता था, विधवाओं से नहीं लेता था। फिर क्या नहीं, विकलांगों से नहीं लेता था, और बच्चों से, बच्चों से नहीं लेता था, नहीं लेता था। इनसे ये जजिया कर नहीं लेता, ठीक। ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे क्या उसने और कार्य क्या किया था कि आगे इसने क्या किया कि एक सिंध प्रांत में ही एक दिरहम नाम के सिक्का चलाया था। सिंध प्रांत में दिरहम नाम की सिक्के चलाए। हम नाम के सिक्के चलाए, किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नाम के सिक्के चलाए। और साथ साथ में और इसने क्या काम किया? ये है भारत में खजूर की खेती, ऊंट पालन इन्हीं के द्वारा आता है। भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन इसी के द्वारा हुए, ठीक। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि क्या क्या और कार्य किए गए हुए, ठीक। तो इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय भी जाता मोहम्मद बिन कासिम को। और उसके बाद में खजूर की खेती, दिरहम के सिक्के, इस्लाम को कैसे, कैसे किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर भी सारी चीजें की जाएं। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मोहम्मद बिन
कासिम के द्वारा किए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो आगे चलेंगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि भारत पर तुर्की आक्रमणकारी कौन था, उसने कब आक्रमण किया, ठीक, इस पर बात की जाती है। क्या हुआ, चलो देखो, तो भारत पर तुर्क जाति का आक्रमण, भारत पर तुर्क जाति का आक्रमण, आक्रमण, ठीक, आक्रमण, भारत पर तुर्क जाति का आक्रमण कैसे होता है, किन कारणों से, ठीक। तो तुर्क जाति का आक्रमण होगा उसके बाद, ठीक, इसके संस्थापक कौन होंगे, तो इसके जो संस्थापक होंगे, जो ये दो वंश चलते हैं, एक समसमनी वंश चलता है, एक यामनी वंश चलता है। तुर्क में भी दो वंश होंगे, एक यामनी वंश होगा और एक कौन होगा, समसमनी, ठीक, हाँ।